हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है दोस्तों आपका इलेक्ट्रिक एंड चैनल में। तो दोस्तों ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो ट्रांसफार्मर्स बनाते हैं, एम्पलीफायर बोर्ड्स बनाते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे लोगों को डाउट रहता है कि वाट्स और वीएस सेम होता है या अलग अलग होता है। तो काफ़ी सारा कन्फ्यूजन लोगों में रहता है, तो वो कन्फ्यूजन मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा दोस्तों। और दोस्तों किसी भी पावर के हिसाब से कैसे ट्रांसफार्मर का वीए निकालना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आपने पावर फैक्टर सुना होगा दोस्तों, इसका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपना सिस्टम्स में क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। और इसके जैसा ही एक फैक्टर होता है रिएक्टिव फैक्टर, वो काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता है दोस्तों, तो वो भी हम इसमें कवर करेंगे। आपने भी ये सुना होगा दोस्तों, जो हमारा एपरेंट पावर होता है, तो ये इसका डेरिवेशन में आपको बताऊंगा कि ये एपरेंट पावर आता कैसे है। आपने सुना होगा दोस्तों कि डीसी पावर में हम वाट्स यूज़ करते हैं और यहाँ आपके वाट्स में क्या डिफरेंस है। तो दोनों वाट्स अलग अलग होते हैं दोस्तों, दोनों एक्टिव पावर और पावर्स अलग अलग होते हैं। और ये पावर्स निकालते कैसे दोस्तों, सिंगल फेज के लिए, 3 फेज के लिए, उसके भी मैं आपको सारे फॉर्मूलेज बताऊंगा। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, काफ़ी बेसिक वीडियो है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये जो 20% है ना दोस्तों, ये हमारा रिएक्टिव फैक्टर है 0.VI। तो चलिए नो टाइम पास, सीधे काम के बाद। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में AEE मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 2 सिस्टम है, हमारा AC सिस्टम, दूसरा है हमारा DC सिस्टम, जिसमें AC में AC वोल्टेज रहता है हमारा, वोल्टेज एंड करंट। इसमें हमारा रहता है DC वोल्टेज और करंट। वोल्टेज का यूनिट V है, करंट का एम्पियर, दोनों जगह सेम ही है दोस्तों यूनिट्स हमारे। AC सिस्टम में दोस्तों 3 तरीके की पावर रहती है। पहले DC का देख लेते हैं। DC में एक ही पावर रहती है दोस्तों, जिसे P से डिनोट किया जाता है, जिसे पावर कहा जाता है। वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी पावर हो गई, जिसे हम वाट्स में गिनते हैं दोस्तों। ये इसका यूनिट है, वाट्स यानी इसका यूनिट। AC में दोस्तों एक्टिव पावर रहती है, एक्टिव पावर, जिसका सिंबल रहता है P। इसका फॉर्मूला रहता है दोस्तों VI cos phi। cos phi हमारा पावर फैक्टर है। दूसरा रहता है दोस्तों एपरेंट पावर, जिसका सिंबल रहता है S, यानी S = वोल्टेज इंटू करंट। इसमें तीसरी पावर रहती है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर का यूनिट रहता है दोस्तों वाट्स। एपरेंट का रहता है VA। VA क्यों रहता है दोस्तों, ये वोल्टेज के लिए, ये करंट के लिए VA। और रिएक्टिव पावर Q से डिनोट किया जाता है दोस्तों, Q = VI sin phi। तो ये sin phi जो होता है दोस्तों, ये रिएक्टिव फैक्टर होता है, रिएक्टिव फैक्टर। तो दोस्तों रिएक्टिव फैक्टर और पावर फैक्टर ये सिर्फ AC सिस्टम में रहते हैं, AC सिस्टम ओनली, सिर्फ AC सिस्टम। और ये वोल्टेज और करंट जो मैंने लिखा है दोस्तों, ये इसकी RMS वैल्यू है। ये जो वोल्टेज और करंट लिखा है ना, ये RMS वैल्यू है। कुछ लोग बोलेंगे दोस्तों इसमें √2 यूज़ नहीं किया करके, तो दोस्तों √2 ये मैक्सिमम वैल्यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये RMS वैल्यू, RMS। तो दोस्तों सबसे पहले लोड्स के टाइप समझ लेते हैं, टाइप ऑफ लोड्स। तो दोस्तों आइडियल केस में 3 तरीके के लोड हम देखते हैं। पहला होता है हमारा रेजिस्टिव, दूसरा कैपेसिटिव, तीसरा होता है हमारा इंडक्टिव लोड। और दोस्तों प्रैक्टिकल केस में पहला होता है हमारा सीरीज रेजिस्टर विथ हमारा इंडक्टर, दूसरा होता है सीरीज रेजिस्टर विथ कैपेसिटर। तो ये हमारे बेसिक लोड होते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल केस की तरफ हम जाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो पावर फैक्टर रहता है वो लोड पे डिपेंड करता है। अगर हमारा इंडक्टिव लोड है तो उसका पावर फैक्टर रहता है नॉर्मली 0.7 से लेके 0.85। यहाँ पे हमारा कैपेसिटिव लोड का रहता है 0.2 से लेके 0.5 तक। तो हमारा पावर फैक्टर लोड पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये डिपेंड कैसे करता है, फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, हमारी पावर है यहाँ पे
जिसमें ये हमारा पावर फैक्टर है PF, और रिएक्टिव पावर में VI sin phi, ये हमारा रिएक्टिव फैक्टर है। इसका यूनिट वार होता है दोस्तों, और इसका वाट्स, जैसे मैंने पहले बताया। तो फॉर एग्जांपल के लिए समझिए, मेरा यहाँ पे सोर्स है, सोर्स जो 100% पावर देता है लोड को। यहाँ पे मैंने एक लोड बनाया है, लोड कनेक्ट किया हुआ है, जो कुछ भी हो सकता है, रेजिस्टिव हो सकता है, इंडक्टिव हो सकता है, या कैपेसिटिव हो सकता है। मैं यहाँ पे इंडक्टिव कंसिडर करता हूँ फिलहाल के लिए, जिसका PF है 0.8। अगर मेरे सोर्स ने 100% पावर अगर लोड को दी है, लोड ने सिर्फ 80% यूज किया है उसका, तो बाकी का 20 गया का। तो हमारा जो कैपेसिटर या इंडक्टर है उसमें 20% जो पावर है वो वेस्ट हो गया, या इसे हम कहेंगे लॉस हो गया। तो यहाँ पे 100 माइनस 20 करेंगे तो 80% पावर यहाँ पे यूटिलाइज हुआ है। तो ये जो 20% है ना दोस्तों, ये हमारा रिएक्टिव फैक्टर है। जहाँ पे हमारी कॉइल या कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ पे हमारा रिएक्टिव फैक्टर भी होता है और पावर फैक्टर भी होता है। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पावर फैक्टर का। पावर फैक्टर दोस्तों, तो ये दोस्तों वोल्टेज और करंट का बीच का एंगल रहता है दोस्तों, और पावर ट्रायंगल के हिसाब से दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा एस आता है एपरेंट पावर, यहाँ पे हमारा रिएक्टिव पावर आता है, और यहाँ पे हमारा एक्टिव पावर आता है दोस्तों। तो ये हमें इस साइड को हम बेस भी बोलते हैं या एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं। इसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस। पाइथागोरस के हिसाब से हम जाएंगे यहाँ पे, ये हमारी अपोजिट साइड रहती है। तो पाइथागोरस के नियम के हिसाब से जाए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा A² = Q² + P² आता है। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से मैं इस एंगल को लिख सकता हूँ cos phi = P/S, और sin phi को कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, Q/S। जैसे हम जानते हैं एस यानी क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन, जैसे मैंने पहले बताया। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे, तो ये स्क्वायर हम इधर भेज देंगे दोस्तों, तो √² Q² + P² आ जाएगा। तो इन दोनों की वैल्यू डाल देंगे दोस्तों, जो हमने पहले निकाली थी। Q की क्या वैल्यू थी दोस्तों, VI sin phi, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस VI cos phi का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से हम VI कॉमन निकाल लेंगे, और ब्रैकेट में बचेगा sin θ² + cos θ²। इसकी वैल्यू दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में 1 होती है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे √VI²। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट हो जाता है दोस्तों बाय द मैथमेटिक्स, और यहाँ पे हमारा फार्मूला बनेगा VI, जिसका यूनिट होता है VA। कुछ इस तरीके से इसकी वैल्यू निकलती है दोस्तों, इसका फार्मूला ऐसा बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ फार्मूले देख लेते हैं सिंगल फेज़ के लिए और 3 फेज़ के लिए। सिंगल फेज़ में दोस्तों मैं यहाँ पे सारे RMS ही वैल्यू ले रहा हूँ, RMS वैल्यूज़। पावर के लिए होता है हमारा VI cos phi, वाट्स, यूनिट इसका वाट्स है। एपरेंट पावर होता है हमारा VI उसका यूनिट है। रिएक्टिव पावर हमारा VI sin phi, जिसका यूनिट है हमारा दोस्तों VAR। 3 फेज में दोस्तों 3 फेजेस, और ये फेज वोल्टेज है दोस्तों, फेज वोल्टेज IPH × cos phi। एपरेंट के लिए दोस्तों 3 × VPH IPH, यूनिट सारे सेम। रिएक्टिव पावर के लिए 3 × VPH IPH एंड sin phi। आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे आती है, तो S cos phi, कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ भी आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। दोस्तों एम्पलीफायर के वाटेज के हिसाब से आप कैसे VA निकालेंगे किसी ट्रांसफार्मर का। फॉर एग्जांपल के लिए समझिए आपके पास एम्पलीफायर बोर्ड है जो 1200 वाट का है, तो वाट हमारी पावर हो गई, लेकिन हमें एस निकालना है, एपरेंट पावर मतलब VA। तो ये कैसे निकालेंगे, अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया दोस्तों, पावर = एस यानी एपरेंट पावर इनटू हमारा cos phi, हमारा पावर फैक्टर। एम्पलीफायर जो रहता है दोस्तों, उसका जो पावर फैक्टर रहता है
वो 0.8 से लेके 0.85। इंडक्टिव लोड होता है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे 0.85 कंसिडर कर रहा हूँ। तो इसमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ये जो cos फाई इधर चला जाएगा, तो P डिवाइडेड बाई cos फाई, तो 1200 डिवाइडेड बाई मैं 0.85 करूँगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर आता है 141176 VA। तो इसे अप्रॉक्सीमेट कर देंगे। 1200 वाट्स के लिए 1400 VA का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी एम्पलीफायर बोर्ड के लिए रिक्वायर्ड ट्रांसफार्मर का VA निकाल सकते हो, और इसी VA के हिसाब से आपने ट्रांसफार्मर बनाना है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इलेक्ट्रिकल के बेसिक्स है, पावर बेसिक, जो सबको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।